हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डाउट एक्सपर्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हमने यूपी टेट के लिए स्पेशल क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं और उसी के सीरीज में आज हम हिंदी की क्लास लेके आए हैं और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं जिसका नाम है समास। जो हमने पीवाईक्यूज किए थे, प्रीवियस ईयर के पिछले साल वाले जो पेपर सॉल्व किए थे, उसमें हमने देखा था कि समास के हर साल एक दो तीन, किसी में 3 से 4 क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। तो ये देखते हुए हमें लगा कि 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब आप 4 नंबर तक बहुत इजीली एक टॉपिक को समझ के गेन कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं वो सिलेबस में सेम होते हैं, चाहे वो यूपी टेट का हो, सी टेट का हो या फिर डी ट्रिपल एस बी का हो। चाहे आप पेपर 1 दे रहे हो या फिर पेपर 2 दे रहे हो, है ना, ये फर्क नहीं पड़ता, कुछ सिलेबस सेम है। तो ऐसे ही समास सब में ही आता है, चाहे आप यूपी टेट दे रहे हो, आप सी टेट दे रहे हो, डी ट्रिपल एस बी दे रहे हो, पेपर 1 दे रहे हो या फिर पेपर 2 दे रहे हो, ये सभी का ही सिलेबस है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम समास, समास के प्रकार, भेद, उसमें जिस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, सभी कुछ इस क्लास में देखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। समास, समास का अगर हम देखें तो उसका शाब्दिक अर्थ, समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना है। तो समाज का शाब्दिक या अर्थ होता है छोटा, छोटा या फिर संक्षिप्त। क्या होगा? संक्षिप्त होगा या फिर छोटा होगा। किसी भी चीज का संक्षिप्त रूप या छोटा रूप, उसको बोलते हैं समास। अब जैसे आप ही देखिए कि जैसे कहीं पे नील गाय है ना, आप रोड पे जा रही हैं, आपने देखा एक नील गाय आ गई, तो आप क्या उसको ऐसे बोलेंगे, नीली है जो गाय, कि मैंने देखा कि नीली है जो गाय वो सड़क पार कर रही थी। आप इतना लंबा सेंटेंस बोलेंगे? या फिर इसका एक संक्षिप्त रूप, छोटा रूप यूज कर लेंगे, बोल देंगे नील गाय। बताइए आप क्या बोलेंगे? आप गाड़ी से जा रहे हैं, सडनली आपको दिख गई, तो आप यही बोलेंगे ना कि मैंने नील गाय देखी। तो ऐसे ही ये जो किसी भी बड़े वाक्य का संक्षिप्त या फिर छोटा रूप होता है, वही क्या कहलाता है? समास। क्या कहलाता है? समास कहलाता है। तो आप इस चीज को मान समझ के चलिए कि किसी भी चीज का छोटा रूप ही समास है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो समास वो होता है जो दो शब्दों के मेल से, दो शब्दों के मेल से बना समस्त पद। क्या? समस्त पद क्या कहलाता है? समास कहलाता है। क्या कहलाता है? समास कहलाता है। दो शब्दों के, यानी कि दो शब्द हैं, एक ये और एक ये, दो शब्दों के मेल से जो बनने वाला पद है, समस्त पद है, उसको हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अगर हम देखेंगे समस्त पद, तो समस्त पद में जब ये पूरा समास बना है, उसमें दो पद हैं, तो जो पहला पद होगा, जो पहला पद होगा उसको हम क्या कहेंगे? पहले पद को कहेंगे हम, जो पहला शब्द होगा उसको हम कहेंगे पूर्व पद। क्या बोलेंगे? पूर्व पद। और जो दूसरा शब्द होगा उसको हम बोलेंगे उत्तर पद। क्या बोलेंगे? उत्तर पद। अभी आगे इन वर्ड्स का यूज होगा, तब आपको समझ में आएगा कि हमने ये वर्ड्स क्यों पढ़े हैं। ठीक है, तो पहला पद क्या हो गया? पूर्व पद। और दूसरा पद क्या हो गया? उत्तर पद हो गया। ठीक। अगर हम किसी भी समस्त पद का, समस्त पद का, जो ये पूरा क्या बना था? समस्त पद, है ना। अच्छा, इसमें ये जो पहला है ये पूर्व पद है, दूसरा क्या है? उत्तर पद है। आप ऐसे समझिए, उत्तर और पूर्व को मिला के बना समस्त पद। अब जब हम समस्त पद का जो विग्रह होता है, विग्रह का क्या मतलब होता है? तोड़ना। समस्त पद का विग्रह क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। जैसे अभी आपने पीछे वाले एग्जाम्पल में ही देखा कि नील गाय क्या था? नील गाय समस्त पद है। इसमें पहला पद पूर्व पद है नील और उत्तर पद है गाय। पूर्व पद क्या हो गया? नील। और उत्तर पद क्या हो गया? गाय। और ये जो हमने उसका विग्रह किया है, ये हो गया समास विग्रह। क्या हो गया? समास विग्रह। इसको जो हमने तोड़ा है।
क्लियर हो गई है? कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ गया समास क्या होता है? दो शब्दों के जो मेल से बना हुआ समस्त पद होता है वो समास होता है। पहला पद पूर्व पद, दूसरा पद उत्तर पद, और जब हम उसका विग्रह करते हैं तो उसको बोलते हैं समास विग्रह। ठीक है, अब देखो समास हमने समझ लिया। अब इंपॉर्टेंट जहां से हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो है समास के प्रकार। क्या है? समास के प्रकार या फिर भेद। भेद भी इनको कह सकते हैं। समाज के अगर हम देखें तो 6 होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कुछ भेद होते हैं, कुछ उपभेद होते हैं, लेकिन अभी हम एक रफ फिगर देखें तो 6 होते हैं। पहला पहला हमारा होता है तत्पुरुष समास। कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। दूसरा दूसरा होता है द्वंद्व समास। कौन सा होता है? द्वंद्व समास। तीसरा होता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। जो हमारे साथी नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी क्लास अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फोर्थ कौन सा होता है? बहुब्री समास होता है। फिर फिफ्थ होता है कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास। और नंबर 6 होता है द्विगु समास। कौन सा होता है? द्विगु समास। आप नोट करने के लिए परेशान ना हो, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पे आपको इसका पीडीएफ नोट्स पूरे मिल जाएंगे। यूपी टेट, सी टेट सबके नोट्स आपको वहां पे इजिली मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो 6 प्रकार के समास हो गए। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्री समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। अगर हम देखें ये जो कर्मधारय और जो द्विगु समास है ये उपभेद होते हैं, तत्पुरुष समास के ही उपभेद होते हैं। बट अभी हम आप इसको ऐसे ही समझिए और ऐसे ही मैं इनको समझाऊंगी। तो अब हमें ये देखना है कि क्वेश्चन हमारा बनता है कि समास, कोई भी शब्द दे दिया इसमें कौन सा समास है, तो उसे समझने के लिए हमें सारे समास को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं तत्पुरुष समास। पहला कौन सा आ गया है? तत्पुरुष समास। क्या ये विजिबल है? अगर किसी को विजिबल नहीं हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं। पहला है हमारा तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास कौन से समास होता है ये आप समझिए। ये वो समास होता है जिसका उत्तर पद, जिसका उत्तर पद कौन सा था? अभी मैंने समझाया था। उत्तर पद कौन सा था? हाँ, दूसरा पद। कौन सा था? मैं ब्रैकेट में लिख देती हूं जिससे आपको डाउट ना हो। दूसरा पद, उत्तर पद प्रधान हो। क्या हो? प्रधान। प्रधान का मतलब क्या है? मेन हो। उत्तर पद प्रधान हो और तथा पहला पद यानी कि पूर्व पद वो कैसा हो? गौड़ हो। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होगा और पूर्व पद गौड़ होगा उसे हम क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। अच्छा, आपको एक पहचान करने के लिए मैं इंपॉर्टेंट ट्रिक बता देती हूँ कैसे पता लगेगा। जब हम इनका समास विग्रह करते हैं, क्या करते हैं? समास विग्रह। तो विभक्ति, समास विग्रह में विभक्ति चिन्ह, विभक्ति या फिर आप कह सकते हैं कारक, एक्चुअली मैं कारक ही लिखूंगी, कारक चिन्हों का प्रयोग होता है जब भी आप, अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे, कारक, कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। ये इनकी पहचान है। आपको कैसे पहचान करना है? चिन्हों का प्रयोग होता है कि जब भी आप ऐसे समास का विग्रह करेंगे, विग्रह का मतलब भी हम समझा चुके हैं, जिनको आप तोड़ेंगे तो कौन से समास का, कौन से चिन्हों का प्रयोग होगा? कारक चिन्हों का प्रयोग होगा। कारक क्या होते हैं ये मैं अभी आपको आगे समझाऊंगी। देखो जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर समझिए, यश प्राप्त। आपसे पूछ लिया गया यश प्राप्त में कौन सा समास है, तो जब आप इसको तोड़ेंगे, विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे? यश को प्राप्त लिखेंगे, यश को प्राप्त। तो यहां देखिए कारक आ गया, कारक आ गया तो कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष। कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास। ऐसे ही अगर आ गया पद प्राप्त, पद प्राप्त का जब आप विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे? पद को प्राप्त, पद को प्राप्त लिखेंगे। इसमें भी यहाँ पे कारक आ गया। जब कारक आ गया तो ये भी क्या हो गया?
ये भी तत्पुरुष समास हो गया। तो तत्पुरुष समास की पहचान ही ये है, और यही बहुत इंपॉर्टेंट पहचान है कि जब हम उसका विग्रह करते हैं तो उसमें कोई ना कोई सा कारक चिन्ह आता ही है। लेकिन कई बार प्रश्न थोड़ा ट्रिकी आ जाता है, जो क्वेश्चन आता है ना वो थोड़ा सा ट्रिकी आ जाता है। जैसे आप समझिए, क्वेश्चन है यश प्राप्त में कौन सा समास है, यश प्राप्त में समास बताइए, है ना। ये है आपका प्रश्न, समझिए। अब अगर इसमें आपको ऑप्शन दे रखा है तत्पुरुष, दूसरा दे दिया है कर्मधारय, सपोज करो, है ना, तीसरा आपको दे दिया है दिगु, और चौथा दे दिया है कोई नहीं, तो आप इजीली इसमें मार्क कर सकते हैं कि इसका ऑप्शन क्या होगा, तत्पुरुष समास है, क्योंकि यश को प्राप्त को विभक्ति है तो हो गया तत्पुरुष समास। लेकिन वहीं अगर इन ऑप्शन को ना देखें, उन्होंने ऑप्शन दे दिए कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, आपादान अपादान तत्पुरुष, और संबंध तत्पुरुष, तब आप क्या लगाएंगे। कई बार क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने के लिए इस तरह से ऑप्शन आ जाते हैं। तो देखिए, इसका मैं आपको बहुत अच्छा और इजी सॉल्यूशन बताती हूँ। जो ये तत्पुरुष समास होते हैं ये 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। जब आपने विभक्ति कारक पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से अलग, संबंध काकी के, अधिकरण में पर, है ना, अधिकरण में पर, ये वाला जो आपने पढ़ा होगा ये सेम वही है, सेम वही है। तो अभी हम देखो क्या करेंगे, हम लिखेंगे कर, कर, कर्म को, अगर कारक को आ रहा है तो कर्म, करण से, करण के लिख दिया मैंने, करण से, है ना, ये से के द्वारा वाली फॉर्म में आता है, के द्वारा। संप्रदान, संप्रदान, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। फिर फोर्थ है आपादान, आपादान से अलग। इसमें जो से आता है वो अलग के सेंस में आता है कि कोई चीज किसी से अलग हो रही है, से अलग। संबंध का की के, संबंध, संबंध में कौन सा होगा, का की के। अधिकरण, अधिकरण में पर, अधिकरण में क्या आएगा, में पर। तो देखो ये हो गए 6 प्रकार के। कर्म यानी कि कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। अब जब आप किसी भी तत्पुरुष समास का विग्रह करेंगे, उसमें आने वाले कारक के अनुसार आप बताएंगे कि कौन सा तत्पुरुष समास है। जैसे उन्होंने यहाँ पे पूछा था यश प्राप्त, जब आपने इसका विग्रह किया तो क्या आया, यश को प्राप्त, यानी कि कौन सा कारक आया, को कारक किस में आ रहा है, को आ रहा है कर्म में, तो कौन सा इसका ऑप्शन क्या हो गया है, कर्म तत्पुरुष। क्या हो गया है, कर्म तत्पुरुष। ऐसे ही जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बता दिया, तुलसी, तुलसीकृत, तुलसीकृत, इसका आप विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत। तो अब देखिए द्वारा आया इसकी विभाग, इसमें जब हमने इसका विग्रह किया तो कारक आया द्वारा, तो द्वारा देखो किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, द्वारा किस में आ रहा है, करण में आ रहा है। तो ये कौन सा होगा, करण तत्पुरुष समास। कौन सा होगा, करण तत्पुरुष समास। समझ में आ गया, क्लियर है। अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। ऐसे ही एक एग्जाम्पल है पुण्य दान। पुण्य दान का जब आप विग्रह करेंगे तो क्या होगा, पुण्य के लिए दान, क्या होगा, पुण्य के लिए, पुण्य दान। तो इसका आप विग्रह करेंगे तो होगा पुण्य के लिए दान। अब देखिए पुण्य के लिए दान, इसमें कारक क्या आया, के लिए किस में आ रहा है, यहाँ पे देखिए संप्रदान में। तो कौन सा समास होगा इसमें,
इसमें होगा संप्रदान तत्पुरुष समास। क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। ऐसे ही है धर्म भ्रष्ट। धर्म भ्रष्ट में क्या है? धर्म से भ्रष्ट। लेकिन एक मैं आप बताती हूँ, देश निकाला, इसे समझिए आप, ये इंपॉर्टेंट है। देश निकाला, तो इसको आप कैसे विग्रह करेंगे? देश से निकाला। देश से निकाला मतलब कि देश से अलग कर दिया। यहाँ पे क्या है? कारक से है। से देखिए इसमें भी आ रहा है और से इसमें भी आ रहा है। इसमें तो द्वारा, के द्वारा, कि उसके द्वारा काम कराया जा रहा है। आपादान में आ रहा है अलग होने की फॉर्म में। अब जब आपने इसमें निकाला, देश से निकाला, इसका मतलब क्या है? देश से वो अलग हो गया, तो अलग होने की फॉर्म में है। तो अलग होने की फॉर्म में यहाँ पे से यूज हो रहा है। तो कौन सा कारक, कौन सा समास होगा? अपादान तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा? अपादान तत्पुरुष समास। क्लियर है? ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा आ रहा था? नेक्स्ट हमारा समास है तत्पुरुष के बाद कौन सा समास है? द्वंद्व समास। देखो द्वंद्व जो समास है उसके नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। द्वंद्व समास के नाम में ही सब छिपा हुआ है। दूसरा हमारा है द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब क्या है? दोनों में कुछ किसी प्रकार का द्वंद्व है ना? तो ये वो समास होते हैं जिसमें दोनों पदों में से, जिसमें दोनों जो पद हैं, दोनों पद क्या होंगे? दोनों पद प्रधान हो। जिसमें क्या हो? दोनों पद प्रधान हो। यानी कि पहला पद भी प्रधान हो और दूसरा पद भी प्रधान हो। जब दोनों ही पद प्रधान है, कोई भी गोड़ नहीं है, तो उनमें आपस में क्या होता रहेगा? द्वंद्व। वो कहेगा मैं सुपीरियर हूं, वो कहेगा मैं सुपीरियर हूं। इस तरह के समास में जब दोनों ही प्रधान हो रहे हैं, दोनों ही सुपीरियर होते हैं, तो इनमें सेटलमेंट करने के लिए हम कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे कि और लगा देंगे, कि जैसे कि और लगा देंगे, तथा लगा देंगे। हम कहेंगे गीता और सीता दोनों ही पढ़ाई में बहुत अच्छी हैं, है ना? और लगा दिया। या फिर हमने कहा कि दिल्ली और मुंबई दोनों ही बहुत अच्छी सिटीज हैं, है ना? दोनों को ही हम किसी एक को सुपीरियर ना बता के दोनों को ही सुपीरियर बताएंगे। तो ऐसे में इसकी जो पहचान होती है वो ऐसे होती है कि जब हम उनका विग्रह करते हैं तो और, तथा, अथवा, अथवा, या इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है इनके विग्रह में। ये है इनकी पहचान। क्या? कि विग्रह करते टाइम विग्रह में और, तथा, अथवा, या का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया? अगर इन चीजों का प्रयोग किया जा रहा है तो आप समझ जाइए कि ये कौन सा समास है? ये द्वंद्व समास है। जैसे कि हानि, लाभ। इसकी एक पहचान ये भी होती है कि इसमें मोस्टली में, सब में नहीं कह रही हूं मैं, मोस्टली में बीच में डैश होता है। तो हानि और लाभ, हानि लाभ, इसका मतलब दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या कहेंगे? हानि और लाभ। जब इसका विग्रह करेंगे तो हानि और लाभ करेंगे, और हानि और लाभ बीच में और आ गया, और के आते ही, और के आते ही क्या हो गया है? द्वंद्व समास बन गया है। कौन सा समास बन गया है? द्वंद्व समास बन गया है। ऐसे ही राजा रंग। क्या है? राजा रंग। तो जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या आ गया? राजा और रंग। मोस्टली में, मैं सब में नहीं बोलूंगी फिर से, बट मोस्टली में इसमें क्या होता है? डैश लगा होता है। उससे भी हम पहचान जाते हैं कि द्वंद्व समास है। लेकिन जैसे एक ये है भीमार्जुन, इसमें बीच में डैश नहीं लगा है। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो हम लिखेंगे भीम और अर्जुन। भीम और अर्जुन लिखा, तो जब और आ गया तो ये भी कौन सा समास हो गया? द्विगु समास। लेकिन देखो यहाँ पे डैश नहीं लगा था, है ना? मोस्टली में लगा होता है बट सब में नहीं लगा होता। जैसे न्यूनाधिक, न्यूनाधिक, इसमें भी डैश नहीं है, बट विग्रह करेंगे तो क्या होगा? न्यून अथवा अधिक, अथवा आ गया यहाँ पे। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह से हमें द्वंद्व समास को पहचानना है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जब हम उसका विग्रह करते हैं और, तथा, अथवा, या ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मोस्टली में बीच में डैश लगा होता है, बट बिना डैश वाले भी कुछ कुछ होते हैं जिनमें हम जब विग्रह करते हैं तब हमें पता चलता है। माता पिता, ये भी सब किसी के एग्जाम्पल हैं। ये सब एग्जाम्पल हैं द्वंद्व समास के।
ठीक। नेक्स्ट हमारा आता है अव्ययी भाव समास। क्या आता है? अव्ययी भाव समास। देखो इसके भी नाम में ही छुपा हुआ है अव्ययी भाव समास। जो अव्ययी भाव समास होता है इसमें पूर्व पद, जिसका पूर्व पद प्रधान हो, जो पहला पद होता है वो क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है। वह अव्यय हो, पूर्व पद प्रधान हो, होता है हटा देती हूं मैं, सेंटेंस सही हो जाएगा। पूर्व पद प्रधान हो, वह अव्यय हो। क्या होता है? अव्ययी होता है, उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। जैसे आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे, इसकी पहचान, पहचान पहले में शुरू में कोई ना कोई अव्यय लगा होगा। लाओ मैं पहचान भी लिखवा देती हूँ, पहचान से आपको याद करने में, उस चीज को पहचानने में इजी होगा। पहचान शुरू में अव्यय, अव्यय लगा होगा। अव्यय क्या होगा? जैसे कि या, यथा, प्रति, है ना, और अनु, ये सारे अव्यय शुरू में लगे होंगे। अब जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझते हैं, एक है यथामति। यथामति आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, शुरू में यथा लग रहा है तो कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। यथामति का अगर हम विग्रह करेंगे तो होगा मति के अनुसार। मति के अनुसार, इसमें हम देखेंगे हमारा पहला पद क्या हो गया? प्रधान हो गया, और दूसरा गोड़ हो गया, यथामति। ऐसे ही प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? हर दिन। आप इसमें भी देखिए शुरू में क्या लगा है? प्रति लगा है, और प्रति क्या है? एक अव्यय है। जब अव्यय है तो ये कौन सा समास हो गया है? अव्ययी भाव समास हो गया है। ऐसे ही प्रतिपल, ये सब क्या हो गए हैं? अव्ययी भाव समास हो गए हैं। मैं 1 मिनट लूंगी आपका। जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और जो हमारी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गए हैं वो आप देख लें, क्योंकि देखिए जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तभी आपको पेपर का पैटर्न समझ में आएगा, और तभी आप अपनी स्टडीज को, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखो जो टैट है, यूपी टैट, वो दिसंबर में, वो सॉरी जनवरी में होने का आया है अभी, है ना, नोटिफिकेशन। तो आप समझिए कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है ना, इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि अब आप वेस्ट कर सकें। इसलिए थोड़े सीरियस होके आप अपनी तैयारी शुरू करिए। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, या कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, या फिर हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हैं। देखो डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने एक क्लास अपलोड की थी, उसमें सारा बताया था कि किस तरह का पेपर आता है, कितने कितने मार्क्स का आता है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं, उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, वरना आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, हमारी सारी प्लेलिस्ट अपलोड है। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारी पूरी फैकल्टी आपकी टेट, सुपर टेट क्वालिफाइड है। मैं ये भी आपको समझा चुकी हूँ कि टेट के साथ साथ हम सुपर टेट को भी लेके चलेंगे बाद में, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके। चलिए वापस आते हैं। फोर्थ है बहुब्रीहि समास। जो बहुब्रीहि समास होते हैं वो समास होते हैं जिसमें कोई सा भी पद प्रधान नहीं होता, ना पहला ना उत्तर, दोनों ही क्या होते हैं? गोड़ होते हैं, तथा ये मिलकर किसी तीसरे पद के विशेषण होते हैं, या तीसरा पद, इन दोनों में से कोई भी प्रधान नहीं है। जब ये मिलेंगे तो ये किसी थर्ड पर्सन की तरफ फोकस करेंगे, और वो ही इंपॉर्टेंट होगा। उसी से हमें पता चलेगा कि ये क्या है? बहुब्रीहि समास है। जैसे आप समझिए पीतांबर, इसमें किसी थर्ड पर्सन की हमेशा कुछ ना कुछ झलक दिखेगी। तो क्या है पीतांबर? पीला, पीला है वस्त्र जिसका, है ना। तो कौन होते हैं जिनका पीला वस्त्र होता है? वो होते हैं श्री कृष्ण। कौन होते हैं? श्री कृष्ण होते हैं। यहाँ पे देखिए आप कि उसने अपनी सारी चीजें छोड़ के, अपनी सब चीजें छोड़ के कहाँ फोकस किया? फोकस किया किसी थर्ड चीज पे, है ना, किसी थर्ड चीज पे फोकस किया। तब हमें पता लगा कि ये जो है ये कौन सा समास है?
ये हमारा बहुव्रीहि समास है, क्योंकि इनमें अपना ना पहला पद बोला ना दूसरा पद बोला, इसने सीधे तीसरे वाले पद की तरफ वो किया है, इशारा किया है ना। तब हमें समझ में आया कि देखो कई जगह इसको ऐसे भी वस्त्र की जगह ये भी लिख देते हैं, जब इसका विग्रह करते हैं, पीला है अंबर जिसका, है ना, ये भी लिख देते हैं। तो श्री कृष्ण या विष्णु, पीला है, आप कंफ्यूज ना हो, पीला है अंबर जिसका, ये भी इसका विग्रह हो जाता है। तो कौन होते हैं, कृष्णा होते हैं या विष्णु होते हैं, श्री विष्णु होते हैं। तो हमेशा इसमें क्या तीसरी चीज की तरफ फोकस किया जा रहा है। तो कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। जैसे एक और एग्जाम्पल आप देखिए, अष्टभुजा, अष्टभुजा, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, 8 भुजाएं हैं जिसकी, 8 भुजाएं हैं जिसकी। तो जिसकी 8 भुजाएं हैं वो कौन है, वो है माँ दुर्गा। देखो फिर से तीसरी चीज की तरफ फोकस हुआ, है ना। तीसरी चीज की अपनी ना अष्ट इंपॉर्टेंट है ना भुजा इंपॉर्टेंट है, बट कौन इंपॉर्टेंट है, किसको प्रधानता दी जा रही है, दुर्गा माता को। तो इसलिए इसमें आप समझिए कि जो तीसरी चीज को इंपॉर्टेंस दे, उसमें तीसरा पद प्रधान हो, वही क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कर्मधारय समास। कौन सा आता है, फोर्थ हमारा, देखो इसमें हमने ये सारे कर लिए हैं, फोर्थ आ रहा है, हाँ बहुव्रीहि हो गया, कर्मधारय, कर्मधारय समास हमारा फिफ्थ वन है। तो कर्मधारय समास क्या होता है ये समझिए। कर्मधारय समास, एक सेकेंड सेटअप में गड़बड़ हो गया था, सॉरी। हाँ, कर्मधारय समास, आपके जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी क्लास को शेयर करना मत भूलिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करिए, आपका लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन है और कुछ नहीं है, ठीक। तो कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है, एक पद क्या होता है, विशेषण, विशेषण, तथा दूसरा पद, जो दूसरा पद होता है वो क्या होता है, विशेष्य होता है। क्या होता है, विशेष्य। पहला पद तो विशेषण हुआ और दूसरा पद क्या हुआ, विशेष्य हो गया। अथवा ऐसा हो सकता है कि एक पद उपमेय है, एक पद क्या है, उपमेय, और दूसरा उपमान, जिसकी तुलना की जाती है ना। उपमेय जिससे जिसकी तुलना की जाती है वो, दूसरा पद क्या हो गया, उपमान। इसमें तुलना वाला भी जो आते हैं वो भी ये कर्मधारय समास ही होता है। जैसे आप एग्जाम्पल से समझिए, एक है महादेव, महादेव, तो जब हम इसका विग्रह करेंगे क्या करेंगे, महान है जो देव, महान है जो देव। तो देखो ये जो देव है, देव किसकी देव की विशेषता कौन शब्द बता रहा है, महान, है ना। महान ने विशेषता बताई कि देव कैसे हैं, महान है। तो इसमें विशेषण, और एक पद विशेषण है और दूसरा क्या है, विशेष्य है। तो ये कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास हो गया। अगर वहीं पे हम बोले कमल नयन, कमल नयन क्या होंगे, इसका विग्रह करेंगे तो कमल के समान, कमल के समान नयन। तो नयनों की तुलना किससे की गई है, कमल से की गई है, उपमेय और उपमान हो गया है। तो यहां पे भी कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। ऐसे ही अगर हम देखें अंधकूप, अंधकूप, इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, अंधा है जो कूप, जो कूप क्या है, अंधा है। अब देखिए कूप की विशेषता बताई गई है, कूप कैसा है, अंधा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये विशेषण और विशेष्य होने की वजह से ये भी कौन सा समास हो गया है, ये हो गया है हमारा कर्मधारय समास। कई बार ऐसा होता है बहुव्रीहि और कर्मधारय में ना कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो दोनों में ऐसा ही हो रहा है, लेकिन बहुव्रीहि में आपको ये समझना है कि तीसरे की तरफ इशारा हो रहा है, जबकि कर्मधारय में ऐसा कुछ भी नहीं है ना। अब एक एग्जाम्पल ऐसा है नीलाकंठ, नीलाकंठ, तो अगर हम इसका विग्रह करेंगे, नीला है
कंठ जिसका। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जब नीला है कंठ जिसका हमने कहा, तो किसका कंठ नीला होता है? शिव जी का। तो हमने लिखा शिव, यानी कि यहाँ पे तीसरी चीज की तरफ इशारा हो रहा है। जैसे ही तीसरी चीज की तरफ इशारा हुआ तो कौन सा समास बन गया? बहुव्रीहि समास। लेकिन अगर हम इसका विग्रह ऐसे कर दें, नीला है जो कंठ, तो इसमें कंठ कैसा है? नीला है। कंठ की विशेषता कौन बता रहा है? नीला शब्द। तो ये कौन सा समास बन गया? कर्मधारय। तो कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनमें कर्मधारय और दोनों ही समास सही बैठते हैं, बहुव्रीहि भी कर्मधारय भी। ऐसे में आप ध्यान दें, अगर बहुव्रीहि ऑप्शन में है तो बहुव्रीहि लगाएं, कर्मधारय ऑप्शन में है तो कर्मधारय लगाएं, और अगर दोनों ऑप्शन में है तो आप कुछ भी लगा सकते हैं। 99% दोनों ही ऑप्शंस को सही माना जाता है, अनटिल और अनलेस बहुत स्पेसिफिक कोई विग्रह ना हो। ठीक है, तो डरने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। लास्ट वन है द्विगु समास। देखिए, जो ईवीएस की काफी सारी क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें छोटा बड़ा इंपॉर्टेंट डेज, इन सब से हमने देखा था प्रीवियस ईयर में बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे। तो आप जल्दी से वो भी देख लें अपने, और अपने नोट्स में ऐड कर लें। और अगर आपको नोट्स नहीं बनाने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो द्विगु समास, द्विगु समास कौन सा होता है? जिसमें जिसमें पहला पहला पद, पहला पद क्या होता है? संख्यावाची। पहला पद होता है संख्यावाची। पहला पद संख्यावाची होता है, उसे हम कहते हैं द्विगु समास। जैसे संख्या, इसका मतलब पहचान क्या है इसकी? कि पहला शुरू में संख्या होगी, शुरू में क्या होगी? संख्या होगी कोई ना कोई। जैसे आप समझिए त्रिवेणी, त्रिवेणी। अब आप इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? तीन वेड़ियों का समूह। क्या होगा? तीन वेड़ियों का समूह। तो शुरू में देखिए आप, यहाँ पे तीन आ गया, तीन संख्या है, तो संख्या होने की वजह से कौन सा समास हो गया? द्विगु समास। ऐसे ही हो गया चौमासा। चौमासा चार। अच्छा, जब पता है हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना लास्ट ईयर के पेपर्स में, तो उसमें हमने देखा था हर साल द्विगु समास का एक ना एक क्वेश्चन आया हुआ है, और द्विगु समास ही पहचानने में सबसे इजी होता है। तो आप गांठ बांध लीजिए, जिसमें पहला शब्द संख्यावाची होगा वो द्विगु समास होगा। तो चौमासा, चार मासों का समूह। तो फिर से संख्या आई, तो संख्या आई तो क्या हो गया? कौन सा समास हो गया? द्विगु समास। समझ में आ रहा है? ऐसे ही नवरात्र, नवरात्र का क्या संधि विच्छेद होगा? नवरात्र का क्या होगा? नौ रातों का समूह, नौ रातों का समूह। फिर से इसमें संख्या आ गई तो क्या हो गया? द्विगु समास। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? तो ये देखिए, हमने 6 के 6 जो समास है उन्हें बहुत इजी तरीके से समझ लिया। सबकी ट्रिक्स मैंने आपको बता दी। मुझे नहीं लगता अब आपको कोई भी समास को सही करने से रोक सकता है, चाहे आप पेपर 1 दे रहे हो या पेपर 2 दे रहे हो। अब मैं आपको लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट समास दूंगी, उनमें आपको बताना है कि कौन सा समास है। ठीक है, तो आपको बताना है कि मैं कुछ आपको एग्जाम्पल दे रही हूं, उसमें आपको बताना है। यथामति, यथामति में बताइए आप कौन सा समास है? कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अष्टभुजा, अष्टभुजा, चलो अष्टभुजा ये भी आप बता दीजिए, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं, फिर भी आप लिख के बताइए। फिर एक है लव कुश, लव कुश में कौन सा समास है? ये आपको बताना है। फिर एक लास्ट हम देते हैं आपको, बहुत इजी सा दे रहे हैं, राजपुत्री, राजपुत्री। आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताइए इसमें कौन सा समास है, और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक इंपॉर्टेंट और बात, नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे क्लास चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, हम वही टॉपिक आपके लिए नेक्स्ट लेके आएंगे। थैंक यू।